तो जिन लोगों को पूरी जानकारी नहीं, उन्हें ये भी बता दूं कि पेरोल का मतलब होता क्या है, ताकि फिर कहानी को समझने में ज़्यादा आसानी हो। पेरोल जेल से बाहर आने का एक और ज़रिया होता है। हम सभी जानते हैं कि जब कोई पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, मामला अदालत में जाता है, फिर उसे जेल भेजा जाता है। तो जब वो जेल जाता है तो इसके बाद जेल से बाहर आने के अलग अलग तरीके हैं। एक तो ज़मानत मिलती है, उसे रेगुलर बेल कहते हैं। जब तक कि अदालत का फैसला नहीं आ जाता, कन्विक्ट कोई हो या ना हो, तब तक आपको ज़मानत मिलती रहती है। लेकिन एक बार जैसे ही आप सज़ा याफ्ता हो जाते हैं, आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है, तो फिर ये बेल का राइट, बेल का हक आपका छिन जाता है। फिर आपको ज़मानत नहीं मिल सकती, आप बाकायदा आप जेल में रहेंगे, अपनी सज़ा पूरी करेंगे। तो क्या सज़ा सुनाए जाने के बाद, दोषी करार दिए जाने के बाद जेल से बाहर आने का और कोई रास्ता नहीं है? है, एक रास्ता है, और वही है पेरोल। पेरोल एक तरह की ज़मानत ही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ग्राउंड पर, मानवीय आधार पर दी जाती है। जैसे मसलन किसी जो कैदी है, उसको सज़ा सुनाई जा चुकी है, उसकी फैमिली में कोई मौत हो गई, बहुत करीबी, माँ बाप, बीवी, बच्चे, तो ऐसी सूरत में अदालत मानवीय पहलू को सामने रखते हुए उसे कुछ दिनों के लिए पेरोल पे बाहर छोड़ देती है, ताकि वो अपने उस अंतिम, जो भी जिसकी मौत हुई, उसकी रस्मों को पूरी कर सके। या कोई शादी का मौका हो, बहुत ही करीबी का, जैसे बहन का, भाई का, ऐसी सूरत में भी कई बार अदालत पेरोल दे देती है। कई बार बूढ़े माँ बाप बीमार हों, अकेला हो, कोई देखभाल वाला नहीं है और बिल्कुल मौत के बिस्तर पे है, ऐसी सूरत में भी देखभाल के नाम पर पेरोल दे दिया जाता है, ताकि आप जाइए और उनकी सेवा करें। तो कुल मिलाकर मानवीय आधार पर पेरोल मिलता है लोगों को। आज की कहानी इसी पेरोल से जुड़ी हुई है। बात 2014 की है, 2014। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, झीलों की नगरी, झीलों का शहर, खूबसूरत है। इसी भोपाल में एक शख्स रहता है, राजेश परमार। 2014 में किसी से झगड़ा होता है और राजेश परमार उस शख्स की जान ले लेता है। पुलिस राजेश को पकड़ लेती है 2014 में। वो तब से ही जेल में था। इसके बाद मुकदमा चलता है। 2016 मतलब गिरफ्तारी के 2 साल के बाद निचली अदालत अपना फैसला सुनाती है और राजेश को उम्र कैद की सज़ा दे देती है 2016 में। 2014 से वो जेल में बंद था। अब इसके बाद 2 मौके थे उसके पास, हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट के फैसले को राजेश ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन उसका अभी फैसला नहीं आया। इस दौरान में वो करीब 5 साल जेल में रह चुका, भोपाल सेंट्रल जेल में। 2019 आ गया, 5 साल उसको जेल में रहते हुए हो गया। इसी 2019 में बल्कि 15 जून 2019, 15 जून को अचानक पता चलता है कि राजेश के पिता की मौत हो गई। राजेश की मां का निधन पहले ही हो चुका था। परिवार में एक बाप था बुजुर्ग, तो उसकी भी मौत हो गई। अब कोई भाई और बाकी कोई और रिश्तेदार थे नहीं। तो अब अंतिम क्रिया, अंतिम संस्कार के लिए राजेश को बाहर आना था। उसने पेरोल की दरख्वास्त लगाई। अदालत ने सारी चीज़ों को देखते हुए उसे 14 दिनों के पेरोल पर छोड़ने का फैसला किया। 15 जून को पिता की मौत हुई थी। 16 जून को राजेश बाहर आ गया पेरोल पर, 14 दिन। पेरोल पे जो अदालत ने लिखा, जो जेल में फरमान आया, वो ये था कि 29 जून को उसे वापस शाम 5 बजे तक जेल में पहुंच जाना है। 29 जून की शाम 5 बजे तक राजेश बाहर आता है। अपने पिता की सारी जो अंतिम रस्में थी वो उसे पूरी करता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। 14 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। आखिरकार 29 जून की तारीख आ जाती है। 29 जून शाम 5 बजे राजेश को भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचना है, ताकि वापस वो सरेंडर करे और अपनी सज़ा को आगे भी जारी रखे। 14 दिन की पेरोल की मियाद ख़त्म हो रही थी। 29 जून की सुबह, अच्छा चूँकि राजेश भोपाल में रहता है, सेंट्रल जेल भी उसी शहर में है, ज़्यादा दूरी नहीं है, 1 घंटे का रास्ता उसके घर से। तो 29 जून की सुबह होती है। लेकिन ये सुबह अजीब थी। जिस जगह पे, जिस इलाके में राजेश रहता था, सुबह सुबह लोगों ने, पड़ोसियों ने देखा, बिल्कुल 5 बजे के आसपास
कि राजेश के घर से धुआं और शोले उठ रहे हैं। किसी ने फौरन फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, बाकी लोगों ने मदद की। उस घर में राजेश अकेला रहता था। थोड़ी देर के बाद आग पे काबू पा लिया गया। इसके बाद जब अंदर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक लोकल पुलिस आ गई, तो उन्हें एक बुरी तरह से जली हुई लाश मिली। उस घर में चूंकि सिर्फ राजेश रहता था तो पड़ोसियों को यही लगा कि ये राजेश ही है, लेकिन अभी ये था कि चेहरा पहचानने में नहीं आ रहा था, बाकी कुछ ऐसे सब सुराग और सबूत नहीं थे कि जो ये कह सके कि राजेश ही है। लेकिन अब घर में कोई और रहता नहीं था तो ये मानकर चला गया कि राजेश है, लेकिन अभी भी शक कायम था अपनी जगह पर कि ये मरने वाला राजेश है कि नहीं। तब तक पुलिस आ गई। अब चूंकि जलकर मौत हुई, हादसा, लापरवाही क्या, लोकल पुलिस ने जांच शुरू की, घर की तलाशी ली। घर के सिर्फ एक कमरे में आग लगी थी, बाकी सारी जगह ठीक थी। बराबर में पुलिस ने जब तलाशी ली तो लाश के साथ दूसरे कमरे में एक पन्ने का सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी पेरोल जो है वो ख़त्म हो रही है और अब मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। जेल की ज़िंदगी बड़ी तकलीफदेह है। माँ पहले ही मर चुकी है, पिता की अब मौत हो गई, पिता की मौत से और मैं टूट चुका हूँ और अब तो मेरे पास कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है कि जो मुझे फ्यूचर में आगे चलकर कभी पेरोल मिले, क्योंकि माँ बाप दोनों गुजर चुके हैं। तो अब किसके नाम पे मुझे पेरोल मिलेगा, और कोई करीबी रिश्तेदार है नहीं, तो अब पेरोल मिलना नहीं है, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, पिता मर चुके हैं, मेरी ज़िंदगी बेकार है, इसलिए मैं जान दे रहा हूँ, मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। अब जब ये सुसाइड नोट मिला तब पुलिस को यकीन हो गया कि मरने वाला राजेश है। इसके बाद हैंडराइटिंग मिलाई गई, चूँकि जेल में और बाकी उसके जो सारे घर में बाकी चीज़ें थी उनसे हैंडराइटिंग का मिलान कराया गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि हाँ, दोनों हैंडराइटिंग एक है, सुसाइड नोट भी राजेश के ही हाथ का लिखा हुआ है। अब जब इस खत के बाद लोकल पुलिस को, चूँकि पेरोल पे वो आया था तो इन्फॉर्म करता था, तो लोकल पुलिस को ही मालूम था कि इसको 29 जून को वापस जाना है। तो लोकल पुलिस ने सुसाइड नोट मिलने के बाद भोपाल सेंट्रल जेल को इतला भेजी, और इतला ये कि उनका कैदी, जिसको 29 जून की शाम 5 बजे तक वापस पेरोल ख़त्म होने की 14 दिन की म्याद के बाद लौटना था, उसने खुदकुशी कर ली है। उसकी लाश मिल गई है और सुसाइड नोट मिला है। अब इधर जेल वाले शाम 5 बजे तक इंतज़ार कर रहे थे कि जब पेरोल ख़त्म हो गया वो आएगा, लेकिन इसी दौरान पुलिस के कारिंदे आते हैं और वो ये खबर देते हैं। तो अब जेल को भी लगा कि चलो एक कैदी, अब इसकी मौत हो गई, ऐसी सूरत में कानून यही कहता है कि केस क्लोज करो। जेल अपनी इस कवायद में जुट गई। इस बीच में अब लाश चूँकि जली थी, हादसे से मौत हुई थी, खुदकुशी का खत मिला था, तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 2 दिन बीत गए। मामला बड़ा आसान था, सिंपल था कि एक सुसाइड का मामला है, हैंडराइटिंग भी मैच कर गई है। 2 दिन बाद अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट लोकल पुलिस के इंचार्ज के पास पहुंची और उसने उसे पढ़ा तो उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा, ये क्या इसमें लिखा है? फिर उसने अपने सीनियर अफसरों को बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह गला घोटना लिखा हुआ था, जबकि लिखा होना चाहिए मौत की वजह जलने से मौत। लेकिन जलने से मौत हुई ये नहीं है, बल्कि लिखा हुआ है कि मौत की असली वजह गला घोटना है, उसके बाद वो जला है। अब पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि एक शख्स जो सुसाइड कर रहा है, जिसके हाथ से सुसाइड नोट लिखा हुआ है, हैंडराइटिंग मैच कर गई है, जो खुद मरने जा रहा है, उसे किसी और को मारने की ज़रूरत क्या है? क्यों मारेगा? अब मामला यहाँ उलझ गया कि एक सुसाइड नोट भी है, हैंडराइटिंग भी मैच है, दूसरी तरफ गला घोट कर कत्ल की बात आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। डॉक्टर से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, मौत की वजह ये गला घोटना है, जलने से इसकी मौत नहीं हुई। अब उस इलाके के कप्तान एसएसपी, उनको जब ये बात पता चली, उन्होंने कहा कि ये मामला टेढ़ा है। तो उन्होंने फिर से कहा कि जो भी सीन ऑफ क्राइम की तस्वीरें ली गई थी, चूँकि लाश पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हो चुका था, उन्होंने कहा वो सारी तस्वीरें लेकर आओ। वो सारी तस्वीरें लाई गई उस वक्त कमरे की, जब बॉडी मिली थी, उसके बाद उठाया गया, पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया।
एक एक तस्वीर को एसएसपी ने बहुत बारीकी से देखना शुरू किया। एक तस्वीर पर जाकर उनकी नज़र अटक गई। उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, इससे पहले भी ये तस्वीर सभी पुलिस वालों ने देखा। उन्होंने देखा कि उस तस्वीर में जो उसके पैर हैं दोनों, वो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ये बात बड़ी अजीब थी। आमतौर पर जब कोई सुसाइड करता है या इस तरीके की दर्दनाक मौत को गले लगाता है जैसे आग में जलकर, तो फिर वो तड़पता है, छटपटाता है और ऐसी सूरत में उसके हाथ पैर सब अलग होते हैं। यहाँ दोनों पैर चिपके हुए हैं। ऐसा लगा है कि जैसे दोनों पैरों को बांधा गया है। रस्सी नहीं है लेकिन दोनों पैर चिपके हुए हैं। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। इसके बाद उन्होंने बाकी तस्वीरें देखी तो एक और भी बात अजीब लगी कि अगर आग लगाकर खुदकुशी की तो आग आपके कंट्रोल में एक बार जलने के बाद तो होता नहीं है। आग की लौ, आग के शोले अपने हिसाब से अपनी मर्जी से उठते हैं, अपनी मर्जी से फैलते हैं। लेकिन यहाँ कहानी ये थी कि मरने वाले के सिर्फ कमर से ऊपर के हिस्से ही जले थे, कमर के नीचे का हिस्सा नहीं जला था, और कमर के ऊपर भी खास तौर पर चेहरा। तो अब ये कैसी आग थी जो एक खास दिशा में ही जला रही थी? ये बात भी बड़ी अजीब लगी। अब यहाँ से पुलिस को शक होना शुरू हुआ कि मामला कुछ गड़बड़ है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सही है। इसके बाद पुलिस ने राजेश परमार की पूरी कुंडली निकाली फिर से, पर ऐसी कोई बात पता नहीं चली। जेल से पता किया तो पता चला कि जेल में भी वो ठीक ठाक उसका आचरण था, और इसी वजह से उसके पिता की मौत के बाद उसे पेरोल पे भी दिया गया। पुलिस ने अब उसके मोबाइल के कहा कि चलो कॉल डिटेल से ही खंगालते हैं, तो पता चला जेल से आने के बाद उसने एक नंबर लिया था और वो नंबर एक्टिव था, लेकिन उस नंबर से कुछ खास सुराग नहीं मिला क्योंकि वो भोपाल में ही एक्टिव था। लेकिन 29 जून से वो नंबर बंद था, तो उस फ़ोन में भी ऐसी कोई थी लोकेशन अलग चीज़ नहीं थी। लेकिन उस फ़ोन को, चूँकि वो जब 15 जून को जेल से बाहर आया था से लेकर 29 जून तक उसके बाकी कॉल डिटेल निकाले तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। हाँ, एक नंबर मिला और पुलिस को लगा कि इस नंबर पे सबसे ज़्यादा बार बात की है। कई बार होता है हम आप कोई एक दो नंबर ऐसा होता है जिससे हम ज़्यादा बात करते हैं, चाहे अपनी फैमिली में, अपने दोस्त से, बॉस से, कुलीग से, तो उसमें भी कोई अटपटा ऐसी चीज़ नहीं होती। तो पुलिस ने फिर तुक्का मारा। अब 14 दिन में वो कितनी बात करेगा, और ये भी नहीं कि एक दिन में 50-50 एक ही शख्स को कॉल कर रहा है, लेकिन ये है कि एक दिन में अगर वो उसने 3-4 बार बात की तो बाकी से शायद एक बार बात की थी। फिर भी पुलिस ने कहा कि चलो जिससे ये बात कर रहा है ये शख्स कौन है। तो उस नंबर को जब टटोला गया तो पता चला ये इस नंबर का जो मालिक है उसका नाम निहाल है। अब निहाल के बारे में जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि निहाल इसी राजेश परमार के घर में कभी किराए के दार के तौर पर रहता था, उसी के घर में किराए पे। लेकिन कुछ महीने पहले उसने ये घर छोड़ दिया और वो दूसरी जगह चला गया। फिर जब उसके लोकेशन को टटोला गया तो पता चला कि निहाल का लोकेशन गुजरात है। पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है क्योंकि और उनके पास कोई कुलूत है नहीं। निहाल जहाँ पे काम करता था वहाँ आसानी से मिल गया। पुलिस को देख के वो कोई चौंका भी नहीं। पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारी राजेश से लगातार बात हो रही है? बोला हाँ, चूँकि मैं उनका किराएदार रहा हूँ, और वो जब जेल से बाहर आए तो मुझसे बातचीत की, मिला, परेशान था बहुत। वो पेरोल के बाद कह रहा था फिर से जेल जाना पड़ेगा, जेल की ज़िंदगी बड़ी बुरी है। तो ये सारी चीज़ें थी। पुलिस ने फिर निहाल से थोड़ी सख्ती से पूछताछ की और उसको अपने साथ भोपाल ले आई। जब भोपाल लेकर आई तब निहाल तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। उसने कहा कि जब वो राजेश जेल से बाहर आया तब तक ठीक था। बात थी करीब 25-26 जून की। अब उसकी जेल वापसी में 2-3 दिन बचे थे। वो बहुत परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने उससे बोला कि यार मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, और अब तो मैं वापस पेरोल के भी मेरे दरवाजे बंद हो गए। अगर हाई कोर्ट भी मेरी सज़ा को बरकरार रखती है, सुप्रीम कोर्ट भी, तो फिर मैं शायद पूरी ताउम्र बाहर की दुनिया ना देख पाऊँ। तो मैं बड़ा डर रहा हूँ, मैं जेल जाना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि जेल ना जाऊँ। तो उसने कहा कि फिर उसी ने आइडिया दिया कि मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, इसमें तुम मेरी मदद करो। तो उसने कहा क्या कर सकते हैं। तब उसने ये प्लान बनाया कि अगर कानून की नज़र में वो मर जाए तो केस क्लोज हो जाएगा, लेकिन उसके मरने के लिए कानून की नज़र में ये ज़रूरी है कि कोई सचमुच का मरे, तभी लोग मानेंगे कि वो मरा है। निहाल ने कहा कि वो बात सुनकर घबरा गया। उसने कहा कि नहीं, किसी के कत्ल में मैं शामिल नहीं होऊंगा। फिर उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया
और 1 लाख में से आधे पैसे उसने दे भी दिए। पैसा देखकर निहाल की भी नीयत डोल गई, वो तैयार हो गया। इसके बाद 28 जून की वो आखिरी रात थी। 29 जून की शाम 5 बजे जेल पहुंचना था। 28 जून को निहाल और राजेश ये दोनों भोपाल में शाम को ही निकलते हैं, एक ऐसे शख्स की तलाश में जिसकी कद काठी वज़न राजेश से मिलती जुलती हो। इधर उधर भटकते भटकते एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। उस पेट्रोल पंप पर उन्हें एक नौजवान सा लड़का दिखता है। राजेश की उम्र करीब 34 साल थी, 34 ईयर्स। बहुत सारे लोगों को देखने के बाद आप ये देखिए कि 2 लोग शहर में, सोच के ही अजीब लगता है, उन नज़रों से किसी को ढूंढ रहे हैं कि मुझे मारना है, और जिसे मारना उससे उनका कोई परिचय नहीं, कोई जानकारी, कोई जान पहचान नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ख़ुद को बचाने के लिए उसको मारना है। ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो उस पेट्रोल पंप में उन्हें एक नौजवान मिला। उसका नाम था राजेश रैकवार। राजेश बिहार का रहने वाला था, MP में काम करता था। पेट्रोल पंप पे मिला। राजेश ने कहा कि ये मेरे कदकाठी का है, यही शिकार है। इसका दोनों उससे ऐसी बातचीत करने लगे। थोड़ी देर में दोस्ती कर ली, क्योंकि उन्हें मालूम था कैसे फांसना है। इसके बाद बातचीत में उन्हें एक पार्टी का ऑफ़र दिया, क्या हमारी नई दोस्ती के नाम। इसके बाद राजेश राजू रैकवार को अपने साथ अपने घर ले आया। साथ में निहाल भी था। वहाँ जाकर इन तीनों ने मिलकर शराब पी और जानबूझकर राजू रैकवार को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई। जब वो नशे में हो गया, अपना होश खो बैठा, तब राजेश ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली। गला घोंटने के बाद रात को वो वहीं रहा। इसके बाद सुबह होने से पहले करीब 4, साढ़े 4, 5 के आसपास उसने एक कमरे के अंदर खुली जगह पर उस लाश के ऊपर बहुत सारी किताबें रखी, अखबार रखा, मोटरसाइकिल से पेट्रोल लेकर आया और वो सारी चीज़ें डालकर, वो सारी चीज़ें उसने इस तरीके से रखी थी कि कमर के ऊपर का हिस्सा और चेहरा ख़ास तौर पर जल जाए ताकि शिनाख्त ना हो, और फिर आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, चुपचाप से वो घर से बाहर निकल गया और बाहर निकलने के बाद वहाँ से खिसक गया। जब ये सारी कहानी निहाल ने बताई तो अब सवाल था कि राजेश कहाँ है। तब निहाल ने कहा कि मुझे सच में नहीं मालूम कि वो कहाँ है, लेकिन वो कह रहा था कि मैं साउथ इंडिया की तरफ कहीं जाऊँगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पकड़ा जाऊँगा। अब साउथ इंडिया में कहाँ निहाल को नहीं मालूम, और पुलिस को भी यकीन हो गया कि निहाल सच नहीं जानता। तो अब कैसे ढूंढा जाए साउथ में, किस शहर में है, किस स्टेट में है, ये भी नहीं पता। तभी निहाल ने बताया कि जाने से पहले जब यह कत्ल हुआ तब उसने ये कह दिया था कि तुम अपना अलग जाओ, मैं अलग जाऊंगा, हम दोनों कांटेक्ट में नहीं जाएंगे। लेकिन एक पुराना सिम कार्ड दोनों ने एक्सचेंज किया था, और निहाल का एक पुराना सिम कार्ड बल्कि राजेश ने अपने पास रख लिया। बोला कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुमको कांटेक्ट करूँगा, और इस पुराने सिम पे करूँगा, सिम से करूँगा तो तुम पहचान जाओगे। उसने कहा ठीक है। तो पुलिस ने पूछा कि जब से वो गया है तुमको कांटेक्ट किया? निहाल ने कहा नहीं, अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। अब पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे पता भी नहीं था कि वो है कहाँ। पुलिस इंतज़ार करती रही कि निहाल के पास फ़ोन आएगा। इंतज़ार लंबा था लेकिन आया। एक रोज़ अचानक पुलिस की कस्टडी में ही निहाल बैठा हुआ था। फ़ोन की घंटी बजी, सामने राजेश था। उसने पूछा ये जाने बगैर कि वो पुलिस की कस्टडी में है कि वहाँ क्या हाल है, किसी को शक तो नहीं हुआ, पुलिस ढूंढते हुए तो कहीं नहीं आई? उसने कहा नहीं, किसी को पता ही नहीं है। तो उसने कहा कि अब मैं मतलब जेल नहीं जा पाऊँगा, बच जाऊँगा। उसने कहा लगता है सही है। फिर इसने पूछा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा मैं चेन्नई में हूँ। और इसने कहा कि चेन्नई में अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत हो तो बताओ, मेरे कुछ दोस्त चेन्नई में रहते हैं। निहाल ने कहा, क्योंकि पुलिस ने उसको पहले ही समझा रखा था। तो उसने कहा मुझे बताना, अगर तुम्हें कोई दोस्त की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो चेन्नई में मदद कर देंगे। राजेश ने कहा ठीक है, जैसी होगी मैं तुम्हें बताऊंगा। फ़ोन कट गया। अब पुलिस को ये पता चल गया कि चेन्नई में है। अब ये है कि मदद के लिए पुलिस ने पासा भी फेंका निहाल के ज़रिए। आनन फानन में पुलिस की एक टीम भोपाल से चेन्नई पहुंचती है। चेन्नई जाने के बाद अभी अपने लेवल पे लोकल पुलिस से मिलकर ढूंढ रहे होते हैं। इस बीच MP में भी लगातार उनकी नज़र है क्योंकि कॉल दोबारा आया कि नहीं। तभी निहाल के पास फिर फ़ोन आता है। राजेश कहता है मुझे कुछ मदद चाहिए। तो यहाँ से कहा जाता है कि ठीक है, इस इलाके में मेरे 2 दोस्त रहते हैं, वो साउथ इंडियन ही है, चेन्नई के रहने वाले हैं, तुम उनके पास चले जाओ
और इस जगह पे जाना, इस टाइम जाना, टाइम लोकेशन सब बता दिया, और वहाँ तुमको वो जो भी है फाइनेंशियली बाकी मदद कर देगा, शेल्टर वेल्टर। ये बात चेन्नई गई पुलिस टीम को पता चली। उनमें से 2 पुलिस वाले बाकायदा धोती और वहाँ के जो वेशभूषा थी, कपड़े, वो पहन के साउथ इंडियन बन जाते हैं एकदम, बाकायदा तिलक पिलक लगाकर धोती और ये सब पहनकर, और उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इन्होंने बताया था। और इन दोनों को चेन्नई के ये सारे कपड़े और ये सारा लुक जो दिया गया था इसलिए, ताकि राजेश को ज़रा से भी भनक ना लगे कि एमपी से कोई या नॉर्थ इंडिया का कोई है। तय वक्त पर राजेश पहुंचता है उन दोनों के पास मदद के लिए, ये जाने बगैर कि वो दोनों पुलिस वाले हैं। जैसे ही वो कंफर्म करते हैं कि ये राजेश है, दोनों उसे दबोच लेते हैं। बाकी पुलिस की टीम आसपास थी, वो आती है और इस तरीके से राजेश परमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद उसे भोपाल लाया जाता है और फिर उससे पूछताछ होती है। वो अपना जुर्म कबूल करता है। वो कहता है कि मैं 5 साल तक जेल में रहा, जेल की ज़िंदगी ने मुझे तोड़ कर रख दिया। माँ थी तो माँ के नाम पर तो चलो ठीक था, उस वक्त नया नया जेल गया था। पिता की मौत हो गई, पेरोल पर आ गया। अब मुझे ये लगा कि मेरे ख़ानदान में तो कोई करीबी बचा नहीं है, तो मुझे पेरोल तो मिलेगा नहीं, ज़मानत का हक़ मैं ऑलरेडी खो चुका हूँ। तो ऐसी सूरत में जेल से बाहर नहीं आ पाऊँगा, और ये मौका है 14 दिन का, वापस जेल जाना नहीं था। न जाने के लिए ज़रूरी ये था कि मैं अपने आप को मुर्दा करार दूँ ताकि मेरा केस हमेशा के लिए बंद हो जाए, और इसीलिए ये सारी साजिश रची। लेकिन न जेल जाने के लिए उसने वो काम कर दिया कि पहले ही एक उम्र कैद की सज़ा थी, अब एक और कत्ल उसके सर पर है। पिता रहे नहीं, अब आइंदा पेरोल की गुंजाइश, और चूँकि पेरोल पर रहकर उसने ये जुर्म किया है, तो अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उसे कोई रियायत मुरव्वत नहीं मिलती है, तो मान कर चलिए कि शायद अब उसने पेरोल का भी हक़ खो दिया है, और जब तक अब वो ज़िंदा रहेगा ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहेगा। तो ये थी कहानी पेरोल से उपजी हुई एक साजिश की। इस वीडियो के माध्यम से हम समाज में घट रही घटनाओं से लोगों को जागरूक करने की कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो के उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो के पूरा क्रेडिट हम ताहिर खान सर जी को जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताना।